राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। कहते हैं जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तो चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तो आवाज उठानी पड़ती है। जब बातें होने लगती हैं गोल बोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हमने आवाज उठाई है अवैध और नकली दवाइयों के खिलाफ। किस तरह से लोग विश्वास करके दवाएं लेते हैं और कब ये दवाइयां असरदार नहीं होती हैं तो कभी जानलेवा साबित हो जाती हैं। इसीलिए इस बार इंडिया न्यूज ऐसी नकली दवाइयों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आप सभी ने भी हमें कॉल करके अपने विचार साझा किए। आज हम कुछ खास मेहमानों से नकली दवाओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो कुछ खास मेहमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि नकली दवाइयों का जो ये व्यापार इस वक्त हरियाणा में काफी ज्यादा नजर आ रहा है उस पर रोक कैसे लगाई जाए और जनता इन तमाम चीजों से कैसे खुद को सुरक्षित रखे, क्योंकि दवाइयां ऐसी चीज है जिसका सेवन हर घर में हर दिन किया जाता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक। तो ऐसे में ये दवाइयां उनके लिए जानलेवा साबित ना हो, इसकी पहचान हम कैसे करें, इन तमाम विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे सवाल होंगे और जवाब देंगे हमारे खास मेहमान। और इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हेल्थ, और मंजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं HSCDA हरियाणा स्टेट केमिस्ट के। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे साथ। डॉक्टर पंकज वत्स, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आखिर हरियाणा में इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? वैसे अगर हम बात करें तो पूरे देश के कई राज्यों में इस तरह की स्थिति है, लेकिन अभी जो फोकस हम हरियाणा पर अगर करें तो ऐसी स्थिति हरियाणा में क्यों बन रही है, नकली दवाइयों को लेकर, अवैध दवाइयों के व्यापार को लेकर? देखिए, हरियाणा एकमात्र राज्य नहीं है। ये सारा गोरख धंधा पूरे अपने पूरे देश प्रदेश हर जगह पर रहता है। जो चैनल्स हैं एक्चुअली एक बात ध्यान में रहती है कि कोई दवा हिमाचल में बनती है तो वो साउथ में जाके बिकती है, और साउथ से जो दवाई बनती है तो वो हरियाणा में आके बिकती है। उसी स्टेट में बनी हुई दवाइयाँ वहाँ नहीं बिकती हैं। और जब ये जो सिस्टम है हमारा है कि लाइसेंस लेने के बाद कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि हर बार जो भी बैच बनेगा दवाई का उसकी टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग होने के बाद अगर उसकी रिपोर्ट ठीक आई तभी वो सर्कुलेट होगी, सर्कुलेशन में होगी। ऐसा कोई सिस्टम माध्यम नहीं है। और अब ड्रगिस्ट के पास जो केमिस्ट है वो दवाइयों को जो मंगाते हैं तो उनके पास भी कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि उसको टेस्ट कर सकें कि दवाई नकली है असली है। वो भी सिर्फ जो वेंडर आते हैं उनके भरोसे पे ही दवाइयाँ लेते हैं। बिल्कुल। कई बार तो ये देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से दवाइयाँ जो हैं वो पैक होके आती हैं। वो और भी दिक्कत देने वाला विषय बन जाता है कि आप ये लेते हैं कि ये तो बड़ी कंपनी की है, ट्रेड नेम भी उन पर छपे होते हैं, सारी पैकिंग वैकिंग सब उस तरह की होती है। लेकिन जब मरीज़ खाता है तो मरीज़ को उस दवा का कोई असर नहीं होता है, और मरीज़ इस फॉल्स प्रजम्पशन में रहता है कि मेरी डायबिटीज़ ठीक हो रही है, मेरा हार्ट ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, मैं हार्ट की दवाई खा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि वो दवाइयाँ नकली होती हैं इसलिए उसके स्वभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते रहते हैं। तो ये कॉकस जो है वो पूरे प्रदेश स्तर पे भी है और पूरे देश में ही इस तरह का कॉकस चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि देखेंगे तो भागीरथी पैलेस में जहाँ ये दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको होलसेल में इस तरह से दवाइयाँ मिलती हैं जैसे आप कुछ भी ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, चूंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस वक्त पूरे देश में अगर हम देखें तो इस तरह से दवाइयों का अवैध व्यापार हो रहा है, नकली दवाइयां मार्केट में मिल रही हैं,
जिसे पहचान पाना मुझे लगता है एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मंजीत शर्मा, चूंकि सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप अध्यक्ष हैं HSCTA के, आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और परख भी रहे हैं। दवाइयां जब कंपनी से बनके मेडिकल स्टोर तक पहुंचती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से मेडिकल स्टोर जो संचालक के हैं वो किस तरह से दवाइयों की गुणवत्ता को समझते हैं? क्योंकि अगर हम कंपनी की बात करें तो मुझे लगता है एक आम इंसान शायद ही ऐसी किसी दवा कंपनी के बारे में जान पाता होगा, या जानते भी होंगे तो दो चार ऐसे बहुत प्रमुख जो दवा कंपनी है उनके बारे में ही हमें जानकारी होती है। नमस्कार मैडम जी। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक विषय बताया कि अगर मेडिसिन नकली बनेगी नहीं तो केमिस्ट कोई बेच नहीं सकता। अगर केमिस्ट बेचेगा नहीं तो मरीज खा नहीं सकता। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, डॉक्टर साहब जैसे पूरे देश की बात कर रहे थे, तो देशव्यापी भी है ये। हरियाणा उसके मुकाबले में काफी अच्छी स्थिति में है। मेरा जहां तक एज ए प्रेसिडेंट ये मानना है, काफी अच्छी स्थिति में है। और हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत इसमें सतर्क रहता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे इस पे कठोर सिस्टम अगर बनता है, जो लोग सारे मैन्युफैक्चरर वो नहीं होते हैं, अच्छे ही मैन्युफैक्चरर हैं ज्यादातर हरियाणा में भी। ये कुछ आउटसाइड से, जैसे अभी मामला आया था पीछे कफ सिरप का, कहाँ वो तमिलनाडु में बना था और मध्य प्रदेश और राजस्थान में आके उसकी सेल हुई। तो इन चीजों पे काफी लगाम लगनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर पंकज, जैसा कि अभी मंजीत जी ने कहा कि अगर नकली दवाइयां बनेंगी ही नहीं तो वो मेडिकल स्टोर तक पहुंचेंगी ही नहीं, कितने आप सहमत हैं इस चीज से? और नकली दवाइयां अगर बन रही हैं तो फिर क्यों बन रही हैं, इनको किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए ये जो मैं आपकी बात से, जो मंजीत जी हैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर नकली दवाई बनेगी नहीं तो क्यों बिकेगी। क्योंकि देखिए, ना तो ये केमिस्ट के पास संभव है। केमिस्ट को क्या करना है, उसने दवाई जितने में ली और उसको अपना लाभ रख के उसको आगे पहुंचाना है। तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो नकली दवाई को आगे बेचे। डॉक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आगे बेचे। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसका इंटरेस्ट है। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर अच्छा मटेरियल लगाने से, सही मटेरियल लगाने से अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है जी, तो वो उसको ज़्यादा बड़े रेट से अगर बेचने की कोशिश करेगा तो नहीं बिकेगी। तो कई बार वो इस लोभ और इस लालच में भी कम मटेरियल इस्तेमाल करेगा या गलत मटेरियल इस्तेमाल करेगा। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि भी कुछ होता ही नहीं है, सिंपल आपको किसी भी तरह का पाउडर बुरादा कोई भी चीज़ मिला कर दे देते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर लेवल पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के रेगुलेशंस बनने चाहिए कि उनके ऊपर कि अगर दवाई वहाँ से बनेगी तो क्या होगा। अब आप, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि आप मैन्युफैक्चरर्स में अगर छापे मारें कहीं कहीं पे, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी के रैपर्स मिलेंगे और अलग अलग तरह की कंपनी के रैपर्स मिलेंगे। यानी जिस तरह की डिमांड होगी, मान लो सिप्ला की दवाई की डिमांड होगी या ग्लेक्सो की डिमांड होगी या किसी भी कंपनी की डिमांड होगी, उसी का वो ठप्पा लगा के उसी का सब कुछ बना के दे देते हैं। और ऐसा कोई विशेष रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारे यहाँ भी नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ पे क्या है, ड्रग उसके लाइसेंस, मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दे देते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया होता है टेस्टिंग का। और जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास तो वो सुविधा भी नहीं होती है, तो गुणवत्ता का जांच करके वो आगे भेजने की वो भी इधर उधर से कहीं से कोशिश करते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे पक्का रेगुलेट हो जाए कि ये सही दवाई हमें मिल रही है और सही दवाई हम लोग खा रहे हैं, मरीज खा रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और ख़ासतौर पर गंभीर तब हो जाता है जब गंभीर बीमारियों से संबंधित दवाइयों में जब नकलीपन आता है, उसमें जब मिलावट की जाती है
हैं। तो ये बहुत बड़ा घोर अपराध हो जाता है उनसे, बिल्कुल। क्योंकि उसका नुकसान मंजीत जी कुछ मरीज की कहना चाह रहे सीधे हैं इस जिंदगी विषय पर। को लेकर। जी मंजीत जी, आप अपनी बात रखिएगा मैं और एक मैम जी सवाल भी आप मेरा मेरा इसमें ऐड मेरा कर लीजिए सर। सबसे मंजीत हाँ जी, जी मेरा एक सवाल भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। जो अभी पंकज जी ने कहा कि नकली दवाइयां जब मेडिकल स्टोर तक पहुंचती हैं तो जो मेडिकल स्टोर या फिर जो केमिस्ट है उसकी सिर्फ जिम्मेदारी होती है कि उन दवाइयों को बेच दे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ स्पेसिफिक दवाइयां, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में भी ये मामला पूरा देखा था कफ सिरप को लेके। ये चीजें क्या सही है या इन चीजों का इस पूरे विषय से क्या लेना देना है? क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? हाँ इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं अभी इसी विषय पे थोड़े जी 2 मिनट जी रखूं। बिल्कुल। एक तो केमिस्ट को, मेडिकल स्टोर वाले को, होलसेल को, रिटेल को और डॉक्टर्स को इस चीज का कोई पता नहीं होता कि मेडिसिन जो असली है या नकली है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे केमिस्ट समाज की बनती है कि वो मेडिसिन जो है ऑथोराइज्ड जगह से परचेज करें, अपने लोकल जो होलसेलर्स हैं उन्हीं से परचेज करें। और अगर आपने बाहर से भी खरीदनी है तो आपको उसकी अथेंटिसिटी भी करनी चाहिए उस होलसेलर की कि क्या ये जेन्युइन है, क्या कल को बिल की जरूरत, मतलब बिल तो लेना ही चाहिए कि बिल की कॉपी अगर सैंपल पर भरने के बाद अगर दी जाएगी तो वो होलसेलर वहां मिलेगा। अक्सर क्या होता है कि लोग बिल दे देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दूसरी जगह पे, अपने तो हर एक को पता, हर साथी को पता है अभी कौन सा होलसेलर कैसे काम करता है। तो नेट शेल यही है कि हमें सामान जो है बिल पे ही खरीदना चाहिए, उसमें 95% से ज्यादा डुप्लीकेसी की जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। ये मेरा मानना है। तो ऐसे हमें, में आम जनता मेरी की कैमरा जिम्मेदारी साथियों कितनी को बनती अपील है? भी है, अक्सर हम करते भी रहते हैं जी। कि बिल पे ही परचेज करें। मंजीत शर्मा जी, जी ऐसे में मैडम। आम जनता की जिम्मेदारी आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दवाइयां नकली हैं या फिर वो अवैध तरीके से बेची जा रही हैं, ये आम जनता के लिए पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जी मैं यही कह रहा था कि ना ये हम नहीं कर सकते तो आम जनता क्या कर लेगी। डॉक्टर्स नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि सिप्ला का पत्ता जिस फैक्ट्री में पड़े होते हैं, जैसी कंपनी की चाहिए वैसी बनवा लो। तो इस तरह के जो मतलब लोग हैं उन तक हमारे डिपार्टमेंट को और हमारे जो अधिकारी हैं उन तक पहुंच जड़ करनी तक चाहिए। पहुंचने की जरूरत है। डॉक्टर जड़ पंकज तक वत्स, पहुंचने की जरूरत है। कानूनी तौर पर ऐसी ज्यादातर कार्रवाइयां कितनी हरियाणा में हुई हैं या हो रही हैं जहां पर इस तरह, क्योंकि हम लगातार खबरों में भी देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर छापे मारे जा रहे हैं और हूबहू असली दवाइयों की पैकिंग और रैपिंग की तरह वो नकली दवाइयां वहां से पकड़ी भी जा रही हैं बड़ी मात्रा में। जब भी कभी ऐसी खबर मिलती है तो हमारा डिपार्टमेंट उस पर काम पूरी मुस्तैदी से करता है। और ऐसे ही मतलब पूरे देश में पूरे डिपार्टमेंट को, ड्रग डिपार्टमेंट को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। और सारी समस्या जो है वहीं छुपी हुई है कि कौन लोग ये काम करते हैं। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि मैन्युफैक्चरिंग खराब है। अब पूरा हिंदुस्तान 150 करोड़ लोग जो हैं वो मेडिसिन, उसमें से कम 100 करोड़ लोग आजकल मेडिसिन खा ही रहे हैं। तो वो मेडिसिन की जो भरपाई है वो बनाने वाले ही कर रहे हैं और अच्छी दवाई बना रहे हैं। हिंदुस्तान की अगर इस तरह के लोग ना हो तो क्वालिटी का काफी चढ़ावा आया इस बात में। ठीक है। डॉक्टर पंकज वत्स सर, मैं आपसे समझूंगी इस पूरे विषय को लेकर कानूनी तौर पर कितनी कार्रवाई हो रही है और क्या ये कार्रवाइयां काफी हैं इस तरह के धंधों को रोकने के लिए, इस तरह के गोरख धंधों को रोकने के लिए? देखिए, एक तो हमारे पास जितनी यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पूरे देश में, और जिस तरह का, जैसे कि अभी बताया केमिस्ट प्रधान साहब ने कि इतने करोड़ लोग दवाई खा रहे हैं और इतना बड़ा ये डिलीवरी चेन सिस्टम है मेडिसिन का, तो इसके को देखते हुए जितने लोग चाहिए ड्रग डिपार्टमेंट में छापेमारी करने के लिए या जांच करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए, उसकी संख्या बहुत कम है।
इसलिए यदा कदा ही कहीं शिकायत आने पर कार्रवाई होती है, छापे लगते हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, कई बार तो ऐसा होता है, अब मध्य प्रदेश का कोई मैन्युफैक्चरर है और वो यहाँ गुड़गांव में या आकर कोई चीज़ बेच रहा है, बाकी कर रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए, केमिस्ट के लिए या उसके लिए बहुत कठिन है जानना कि वहाँ यूनिट की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या वो सक्षम है, सही से चीज़ें वहाँ आती है नहीं आती हैं, ये जांच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो केवल विश्वास के सहारे या उसकी प्रेजेंटेशन के सहारे ही होता है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ रेगुलेशंस करने की आवश्यकता है, कि भी कुछ इस तरह की व्यवस्था हो ताकि उनकी जो जानकारी है ड्रगिस्ट की, केमिस्ट की, मैन्युफैक्चरर्स की, उसके बारे में ऑनलाइन सारी की सारी जानकारी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी वो उस पर होना चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। वो इस तरह के रेगुलेशंस अगर बनेंगे तो आगे कुछ हो सकता है। डॉक्टर पंकज, चूंकि कई बार अब हम देखते हैं कि दवाइयाँ ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं, तो जो दवाइयाँ ऑनलाइन हमें मिल रही हैं या जो हम केमिस्ट की स्टोर से जाकर खरीद रहे हैं, कोई डिफरेंस है इन दोनों दवाइयों में या सेम ही चीज़ है? देखिए, इसमें कह पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक फ़र्क जरूर है कि मोस्टली लोग जब केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो वहाँ दवा तो ले लेते हैं, लेकिन वो वहाँ से उसका वो रसीद नहीं लेते हैं। आप कभी भी किसी भी दुकान पे जाके खड़े हो जाइएगा केमिस्ट शॉप पे, अगर वहाँ से 100 लोग दवाई लेते हैं, इक्का दुक्का लोग ही है जो वहाँ से उसकी बिल लेगा, बिल का अमाउंट लेगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि भी इस तरह की गलत दवाइयाँ चली हुई जाएँ तो पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन होते हैं तो उसके ऊपर कम से कम उनको ये मालूम है कि भी ऑनलाइन आ रहा है और उसके बाद ये बिलिंग भी हो रही है, बाकी भी हो रही है, तो थोड़ी बहुत उसमें रुकावट हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान है, यहाँ पे सारा खेल जुगाड़ का रहता है, वहाँ पर भी कोई ऐसा सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि अगर ऑनलाइन लेंगे तो दवाई सही मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे भी नकली हो सकती है, इस तरह की कोई गारंटी नहीं है कि बिल्कुल। वहाँ यानी यहाँ पर सर ये कहा जा सकता है कि इस समस्या की जड़ तक जाने की जरूरत है, तभी दवाइयों तक, नकली और जो अवैध दवाइयाँ बाजारों में जो पहुंच रही हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज वत्स और मंजीत शर्मा जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल आज हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।